डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जस्ट लाइक, तो हम इसमें जानेंगे हाउ टू ग्रुप एनिमल। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। How can we group such a wide variety of animal? What feature can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animal. Let us explore a few of these in more detail. जैसे प्लांट अलग अलग होते हैं वैसे ही एनिमल भी एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इतनी वैरायटी होने के बाद भी हम एनिमल को कैसे ग्रुप में बांटेंगे? हम किन किन फीचर, उनके किन किन विशेषताओं को सोच के एनिमल को एक ग्रुप में बांट सकते हैं। एक्टिविटी 2.3 में आपने कुछ यूजेस देखे होंगे एनिमल के ग्रुप करने के लिए। चलिए अब उन्हीं फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट of a few animal in table 2.2. You may have also observed how other animals move from place to place. Let us now think about the types of movement in animal. A number of animals are shown in figure 2.7. You can add more animal that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by animal in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. तो आपने टेबल 2.2 में कुछ जानवर के मूवमेंट को लिखा हो सकता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि दूसरे एनिमल कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब चलिए हम एनिमल्स के मूवमेंट के तरीके के बारे में सोचते हैं। टेबल 2.7 ये जो बना है फिगर 2.7 में जो एनिमल दिखाए हैं, आप और भी एनिमल जिनको आपने देखा हो उन्हें आप पोस्टर में बना सकते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ एनिमल की विशेषता को दिखाया गया हो। आपके पोस्टर में जो एनिमल है और फिगर्स 2.7 में जो एनिमल दिखाए गए हैं उनमें कौन से बॉडी पार्ट का यूज किया गया है उनके मूवमेंट के लिए। लिस्ट दीज एनिमल इन टेबल 2.5 और उन एनिमल को हमें इस टेबल 2.5 में फिल करना है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट। सम एग्जाम्पल आर गिवन। तो आपको ये नोट करना है कि वो किस उनका मूवमेंट, उनका चलने का तरीका या मतलब उनका एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का तरीका कौन सा है और वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं। तो आंट क्या करती है? वॉक विथ लेग्स, अपने पैरों से। गॉट, बकरी क्या करती है? वॉक और जंप, तो वो चलती और कूदती है। किससे? अपने पैरों से। पिजन, कबूतर क्या करता है? उड़ता है। किससे उड़ता है? अपने पंखों से। हाउस फ्लाई, मधुमक्खी क्या करती है? हाउस फ्लाई मधुमक्खी नहीं होती, सॉरी फ्लो हो गया। हाउस फ्लाई होती है जो अपने घर में मक्खी होती है ना, वो। वॉक्स एंड फ्लाइज, वो चलती और उड़ती है लेग्स एंड विंग्स के थ्रू। फिश क्या करती है? स्विम, वो तैरती है। और किसके थ्रू? अपने फिन्स के थ्रू। ये रहे इसके फिन्स। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम डाटा गिवन इन टेबल 2.5? तो आपने क्या समझा इस डाटा से? Different animals have different types of movement. Animal can fly, run, crawl, walk, hop or jump and so on. These animals use different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs and other parts that help them to move. Here we have identified animals based on the types of movement and the body part used for movement. How can we group animals based on their movements? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color, and other features. Some of these features can also be used to group animal in various ways. Like plants, grouping of animal is important for understanding their diversity. तो अलग-अलग एनिमल अलग तरीके से मूव करते हैं उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को यूज करके। उनके जो कोई भी बॉडी पार्ट हो उन्हें हम उनके चलने के तरीके को मूवमेंट के बेसिस पर ग्रुप कर सकते हैं। अब जानवर उड़ते भी हैं, रेंगते भी हैं, भागते भी हैं, चलते भी हैं, है ना। तो अब उड़ने वाले जानवर जैसे बर्ड्स, है ना, और चलने वाले, दौड़ने वाले कैट, डॉग, टाइगर, रेंगने वाले जानवर जैसे अर्थवॉर्म। आपने देखा भी होगा केचुआ बरसात में रेंगने वाले जानवर होते हैं। तो ऐसे हम इनको मूवमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और किस बेसिस पर हम ग्रुप कर सकते हैं? मूवमेंट के अलावा भी एनिमल को ग्रुप किया जा सकता है उनकी साइज और शेप के बेसिस पर। बड़े एनिमल जैसे एलिफेंट, व्हेल, छोटे एनिमल जैसे चींटी और चूहा, है ना, और कलर और बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्हें कर सकते हैं जैसे जेब्रा के स्ट्रिप्स, पिकॉक के कलरफुल फेदर। हैबिटेट, उनके रहने के जीवन गुजारने वाली जगह
उनके हैबिटेट के, जैसे जंगल के एनिमल कौन से होते हैं, लायन और डियर, पानी के एनिमल फिश, ऑक्टोपस, घर के पास पाए जाने वाले डॉग और कैट, है ना। और अब इसमें ये भी पूछा गया है कि इनकी ग्रुप करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे प्लांट को ग्रुप करना इजी बनाता है उनकी स्टडी, वैसे ही एनिमल को ग्रुप करना हेल्प करता है उनकी डाइवर्सिटी, मतलब उनकी विविधता को समझने में। हम जान पाते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, कैसे मूव करता है और किस एनवायरनमेंट में जीता है। नाउ अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। Janki Ammal, 1897 to 1984, was an Indian botanist dedicated to the environmental work helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. She played a key role in the Save Silent Valley movement. As the head of Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. तो जानकी अम्माल एक मशहूर इंडियन बॉटनिस्ट थी जो प्लांट और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी डेडिकेटेड थी, मतलब काफ़ी संघर्षशील थी, उन्हें उनसे बहुत प्यार था, ऐसा कह सकते हैं। इंडिया के रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी को समझाने और उसे प्रिजर्व करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड बनी और उन्होंने कई ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसमें इंडिया के अलग अलग प्लांट को डॉक्यूमेंट किया गया। जानकी अम्माल ने सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसमें केरला के साइलेंट वैली फॉरेस्ट को काटने से बचाने के लिए उन्होंने मूवमेंट में भी योगदान दिया था। तो अब हम ये जानते हैं कि ये सेव साइलेंट वैली मूवमेंट था क्या। Success story Save Silent Valley movement. This is a real story of forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectric dam across the Kuntipujja river persisted for 10 years. At that time, people used all possible available means such as whisper, awareness program, letter to editor, article in newspaper, seminar, and petition and appeal in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. तो ये एक रियल कहानी है एक जंगल की जो केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, पलक्कड़ जिले में है। इस जंगल का नाम है साइलेंट वैली, जिससे उसकी नेचुरल ब्यूटी और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये एक मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो बिल्कुल अनटच्ड था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इस जंगल के बीच में कुंतीपुज रिवर के ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रपोजल आया। अगर ये डैम बन जाता तो पूरा जंगल डूब जाता, लेकिन कमाल की बात ये थी कि इस जंगल को बचाने के लिए जो लोग आगे आए वो वहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, वो स्टूडेंट से वो आम लोग थे, जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, साइंटिस्ट और नेचर लवर्स थे जिन्हें जंगल से सच में प्यार था। ये मूवमेंट 10 साल तक चली। लोगों ने अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए सब कुछ किया। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, जागरूकता के प्रोग्राम चलाए, न्यूज़पेपर आर्टिकल और लेटर एडिटर्स को दिए, है ना। पिटिशन एंड अपील्स, ये इन्होंने अपील भी की हाई कोर्ट में, और सेमिनार एंड डिस्कशन भी किए। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। गवर्नमेंट ने डैम बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया, साइलेंट वैली बच गया। दिस इज ए गुड स्टोरी। तो आप इस स्टोरी से क्या समझे? अगर लोग मिलकर काम करें तो नेचर को भी बचा सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो। Plants and animal in different surrounding. You might have observed during nature walk that different animal live in different surrounding. You have also recorded movement of animal in table 2.5. Does the movement of these animal depend upon their surrounding? Let us consider fish and goat. As example, fish live in water. They have streamlined bodies and fish for movement in water. Goats live in grassy area and move with the help of legs. The sizes and shape of animal also differ from one another. जब आप नेचर वॉक पर जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि अलग एनिमल के अलग सराउंडिंग में रहते हैं। आपने टेबल 2.5 में भी एनिमल्स की मूवमेंट भी रिकॉर्ड की है यहाँ पे।
अब सवाल ये है कि क्या इन एनिमल की मूवमेंट उनके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है? तो चलिए तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फिश पानी में रहती है, उसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, यानी आगे से पतला और स्मूथ। देखो, आगे से पतला और स्मूथ, ताकि वो पानी में इजीली मूव कर सके। उसके पास फिन्स होती हैं, ये रही इसकी फिन्स, जो स्विमिंग में हेल्प करती हैं। और गॉट, अब करते हैं अपनी बकरी की बात। तो गॉट ग्रासी एरिया या फील्ड में रहती है, उसके पास लेग्स होते हैं जो यूज चलने और भागने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि एनिमल का मूवमेंट, शेप और बॉडी स्ट्रक्चर उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग होता है। उनकी साइज, विड्थ और शेप भी एक दूसरे से अलग होती है। अब इसमें अलग अलग सराउंडिंग के बारे में दिया गया है, इधर पढ़ते हैं अपन। What are your observation regarding plants and animal found in various regions? Discuss your observation with your classmate. तो तुमने अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? आपने अपनी ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करो। संजो, you might observe from table 2.6 that the plant and animals found in one kind of regions are different from those found in another kind of region. तुमने अलग अलग रीजन में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्वेशन अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करो। तुमने शायद टेबल 2.6 से ऑब्जर्व किया होगा कि एक रीजन में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल दूसरे रीजन के प्लांट और एनिमल से अलग होते हैं। ड्यूरिंग ए डिस्कशन इन द क्लासरूम, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. Maya shares that she saw deodar trees in the Himalaya of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. तो क्लासरूम डिस्कशन के दौरान एलेक्स ने याद किया कि उसने राजस्थान कि डेजर्ट में कैक्टस प्लांट देखा था जिसका स्टेम मोटा और फ्लैशी होता है। ये देखो, मोटा और फ्लैशी होता है। माया ने शेयर किया कि उसने हिमाचल प्रदेश के हिमालय में देवदार पेड़ देखा था। ये पेड़ कॉनिकल शेप, देखो ये कॉनिकल शेप बना रहा है, ऐसे कॉनिकल शेप के होते हैं और इनकी ब्रांचेस फ्लेक्सिबल और स्लोपिंग होती है। Notice that these two types of plant found in different regions are different from each other. Why is it so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Let us find out. तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो अलग जगह पे पेड़ है, अलग अलग जगह पे जो पेड़ है उनकी स्ट्रक्चर वो अलग है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हमें फाइंड करना है। There is very little water available in the deserts. A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. Therefore, you will find plants and animals in these area that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. The fleshy stems of stem found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. तो डेजर्ट्स रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है। एक गर्म रेगिस्तान दिन के समय बहुत गर्म होता है और रात को बहुत ठंडा, इसीलिए ऐसे एरिया में आपको वही प्लांट और एनिमल मिलते हैं जो दिन की गर्मी और रात की ठंड दोनों को सह सके। टॉलरेट मतलब सहना, बर्दाश्त कर सके और उसमें सरवाइव कर सके। डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट के फ्लैशी स्टेम पानी को स्टोर कर लेते हैं जो उन्हें
इन गर्म जगह में जिंदा रहने में मदद करता है। The mountain is extremely cold. Regions experience frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. Conical shape and sloping branches of deodar tree and enable them to do so easily. तो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और वहाँ के पेड़ पौधे को बार बार स्नोफॉल का सामना करना पड़ता है। ऐसे ठंडी कंडीशन में सरवाइव करने के लिए कुछ ट्रीज में ऐसी एबिलिटी होती है कि स्नो उनसे आसानी से स्लाइड हो जाए, मतलब उधर से नीचे आ जाए, आराम से गिर जाए। देवदार ट्री की कॉनिकल शेप और स्लोपिंग ब्रांचेस उन्हें बर्फ को इजीली गिराने में हेल्प करती हैं। You must have understand by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. Look at the images of camel from the hot deserts of Rajasthan and the camel from the cold deserts of Ladakh. What are the differences you observe between them? What advantages do these differences provide to these camels? तो अब तक हम समझ गए हैं कि हर रीजन की बायोडाइवर्सिटी, हर जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है क्योंकि हर जगह की कंडीशन अलग होते हैं। अब राजस्थान के एक गरम राजस्थान, एक रेगिस्तान, राजस्थान के एक गरम रेगिस्तान वाले कैमल और लद्दाख के एक ठंडे रेगिस्तान वाले कैमल की इमेज को देखते हैं। तो मैं इन दोनों कैमल में क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं और सोचो कि इन डिफरेंसेस का इन कैमल को क्या फायदा मिलता होगा। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट्स has long legs with the wide hoofs. Alex said that his grandmother told him that the long legs and wide hoofs help these camels to walk on the sandy deserts without sneaking into the sand. On the other hand, the height and legs of camel in cold deserts are comparatively shorter than those found in a hot desert. These short legs allow them to walk easily in mountainous regions. तो गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट के लंबे पैर होते हैं और उसके हूफ्स जो नाखून होते हैं वो चौड़े होते हैं। एलेक्स ने बताया कि उसकी दादी ने उन्हें बताया था कि लंबे पैर और चौड़े नाखून कैमल को डेजर्ट में चलने के लिए हेल्प करते हैं बिना रेत में धंसे हुए। दूसरी तरफ जो ठंडे रेगिस्तान में जो कैमल होते हैं उनकी हाइट और लेग काफ़ी छोटे होते हैं जो उन्हें पहाड़ी इलाकों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। In deserts, food is not available easily. Camels store food in their humps. Camels in the hot desert have one hump each that help them to survive during the scarcity of food. Camels in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winter because there is not much food available in the cold deserts and they have to use food stored in their humps during that time. Moreover, they grow long hair from head to neck, which help them survive the cold winter of Ladakh. तो रेगिस्तानों में खाना आसानी से नहीं मिलता। कैमल्स जो ऊँट होते हैं अपने हम तो मतलब उनकी जो नोब होती है, उनका पेट समझ लीजिए आप एक तरीके से, उसमें हम्प में फूड स्टोर करते रहते हैं। और गर्म रेगिस्तान के कैमल के पास सिर्फ एक हम्प होता है जो उन्हें खाने की कमी के वक्त सरवाइव करने में हेल्प करता है। और जो ठंडे रेगिस्तान के ऊँट होते हैं उनके पास दो हम्प होते हैं। ये दोनों हम्प जो लेट विंटर्स होती है, मतलब सर्दियों में श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम जो ठंडे डेजर्ट में खाना बहुत कम होता है और ऊँट अपने स्टोर फूड को यूज करते हैं। इसके अलावा जो ठंडे डेजर्ट के कैमल के हेड से नेक तक लंबे बाल होते हैं जो उगते हैं ना, तो वो उन्हें लद्दाख की इतनी कड़क ठंड से उन्हें बचाते हैं, उनके लंबे बाल। What other feature can help camel to survive in the desert? Other students also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camels excrete a small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. As camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. और कौन से फीचर्स पे हम रेगिस्तान के ऊँटों में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं और कौन से फीचर
उन्हें रेगिस्तान में सरवाइव करने को सपोर्ट करते हैं। तो दूसरे स्टूडेंट भी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करने लगे। और राजस्थान से काशी कहती है कि कैमल्स बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, मतलब बहुत ही कम वो सुसु करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, टॉयलेट। उनका डंक मतलब जो गोबर होता है वो भी ड्राई होता है और वो पसीना नहीं बहाते, क्योंकि कैमल्स अपनी बॉडी से ज्यादा पानी लूज नहीं करते, इसीलिए वो बिना पानी पिए कई दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। Maya talk about seeing plant with beautiful bright flower rhododendrons in the Shola forest of Nilgiris. Here, rhododendrons are of the shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops. However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions. तो माया बताती है कि उसने नीलगिरी के 16 फॉरेस्ट में एक सुंदर ब्राइट फ्लावर वाले प्लांट देखे जिनका नाम था रोहिडेंड्रॉन्स। ये रहे रोहिडेंड्रॉन्स। वहां ये प्लांट छोटी हाइट के थे और उनकी लीव्स भी छोटी थी ताकि माउंटेन टॉप की तेज हवाओं में सरवाइव कर सके वो, क्योंकि वो उधर सरवाइव कर सके उनकी हवाओं में। लेकिन पेमा जो सिक्टी से है कहती है कि उसने अपने आसपास के माउंटेन में रोहिडेंड्रॉन्स को ज्यादा लंबा देखा है। इसका मतलब है कि रोहिडेंड्रॉन जैसे प्लांट भी अलग अलग रीजन में अलग अलग फीचर दिखाते हैं ताकि वहां की कंडीशन में वो अच्छे से सरवाइव कर सके। सागर tells his classmate that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body to fish make it easier for them to swim in water. तो सागर अपने क्लासमेट्स को बताता है कि वो एक स्पेशल इवेंट के लिए अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गया था। वहां उसने समुद्र में बड़े बड़े व्हेल्स और कलरफुल फिश देखे। उसके पापा ने उसे समझाया कि फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी उन्हें पानी में आसानी से तैरने में हेल्प करती हैं। We have learned that the plant and animal living in a particular region have a special feature that makes them fit to survive there. The special feature that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. तो हमने ये सीखा है कि किसी भी रीजन में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल के आसपास कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो उन्हें वहां सरवाइव करने लायक बनाते हैं। इन स्पेशल फीचर को जो प्लांट और एनिमल को किसी पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। The shape of the deodar tree and the height of the rhododendrons are adaptation that enable them to survive in the mountain region. तो deodar tree का शेप और rhododendrons की हाइट ऐसी अडेप्टेशन है जो उन्हें माउंटेन रीजन में सरवाइव करने में हेल्प करती है। The place where plant and animal live is called their habitat. For example, the habitat of sea turtle in the sea or the ocean. The habitat of a camel is the hot or the cold deserts, and the habitat of rhododendrons is the mountains. The habitat of plants and animals provide them food, water, air, shelter, and other needs for their survival. Many types of plants and animals may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. जिस जगह पर कोई प्लांट या एनिमल रहते हैं उस जगह को उसका हैबिटेट कहा जाता है। जैसे सी टर्टल का हैबिटेट है समुंदर और कैमल का ऊंट का हैबिटेट है ठंडा रेगिस्तान या फिर गर्म रेगिस्तान, और रोहिडेंड्रॉन्स का हैबिटेट है माउंटेन्स। हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल को उनकी सर्वाइवल के लिए फूड, एयर, शेल्टर, खाना और भी जरूरी चीजें प्रोवाइड करता है। कई तरह के प्लांट्स और एनिमल एक ही हैबिटेट शेयर करते हैं। हैबिटेट किसी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब हम एक और साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। ये कौन है? सलीम अली। 1896 to 1987 traveled across India to observe diversity in birds. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. He recorded the region with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Kuledev National Park in Bharatpur, Rajasthan, and Ranganathitu Bird Sanctuary in Madhya
Karnataka are example of region he preserved. He wrote a landmark series of 10 books on bird of the Indian subcontinent. He is referred to as the Birdman of India. He was awarded Padma Vibhushan in 1976. सलीम अली एक मशहूर बर्ड साइंटिस्ट को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पूरे इंडिया का सफर किया ताकि बर्ड की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व कर सके। उन्होंने बर्ड्स की लिस्ट बनाई, उनके ट्रैवल रूट और हैबिटेट को डॉक्यूमेंट किया। उन्होंने ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई किया जहां बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई थी और उन्हें कंजर्व करने के लिए स्टेप्स भी लिए। उनके प्रिजर्व रीजन के एग्जाम्पल जैसे केलदेव नेशनल पार्क राजस्थान और रंगानिथितु बर्ड सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है। सलीम अली ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बर्ड्स पर 10 बुक्स की एक लैंडमार्क सीरीज लिखी। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। What are the different ways you can group plant animal based on their habitat? One way is to group them into those that live on land and those that live in water. तो और कौन से वे हैं जिनमें हम प्लांट और एनिमल को ग्रुप में बांट सकते हैं? तो उनमें से एक तरीका है उन्हें बांटने का कि जो प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं उनको और जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उनमें, ऐसे करके दो ग्रुप बना देंगे हम। द प्लांट एंड एनिमल that live on the land are said to live in terrestrial habitat. तो जो प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स। तो इनके एग्जांपल हैं जंगल, रेगिस्तान, ग्रासलैंड जो ग्रासी एरिया होता है उसे, एंड माउंटेन्स पहाड़। The plant and animal that live in water are said to live in aquatic habitat. तो जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उन्हें aquatic habitat कहते हैं। Some example of aquatic habitats are ponds, lakes, river and ocean. Some animals such as frog can live in water as well as on land. These are called amphibians. तो जो एनिमल पानी और लैंड दोनों में रह सकता है उन्हें हम amphibians कहेंगे। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? तो क्या होगा जब प्लांट और एनिमल के जो वहाँ पे रहते हैं हैबिटेट वो एकदम नष्ट हो जाए? What would happen if a goat does not get grass to eat? और क्या होगा जब बकरी को खाना उसकी घास ना मिले खाने के लिए? Can a fish survive without water? तो क्या फिश मछली बिना पानी के रह सकती है? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, bird, insect or any other animal. तो अपने पेरेंट्स या फिर नेबर्स के साथ प्लांट और इंसेक्ट के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। They used to see frequently in their childhood but do not see as often now. तो उनके टाइम पर जो वो प्लांट और जानवर देखते थे अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में, वो शायद अब ना देख पाते हो। These changes often happen when habitat are damaged. तो ये चेंजेस जब आते हैं जब उनका हैबिटेट खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। The damage to habitat of plant and animal result in loss of their homes, food and other resources. This lead to loss of biodiversity. जब उनका रहने की जगह, प्लांट और एनिमल के रहने की जगह ही नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनका खाना खत्म हो जाए, उनके रिसोर्सेज स्रोत खत्म हो जाएंगे, तो वो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, वो ही नष्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर
Cheetah and great Indian bustards have declined in India due to loss of natural habitat caused by human activities. The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of the Bengal tiger. The cheetah reintroduction project was initiated in 2022 to restore the population of the cheetah. Similarly, habitat of the great Indian bustards have been declared as protected area in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. बंगाल टाइगर की घट रही पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2022 में स्टार्ट हुआ था ताकि चीता की पॉपुलेशन वापस लाई जा सके। इसी तरह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट को गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट में प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, sacred groves. Sacred groves are undistributed patches of forest. Their sizes may vary from quite small to very large. Sacred groves are found all over India. They are home to different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groves or disturb the area. This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. Find out about the sacred groves in your region. तो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी सैक्रेड ग्रोव्स ऐसे फॉरेस्ट के हिस्से होते हैं जो अब तक डिस्टर्ब नहीं किए गए हैं। इनका साइज छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी। स्केर्ड ग्रोव्स पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के पौधों और जानवरों का घर होते हैं जिसमें के मेडिकल प्लांट भी शामिल होते हैं। इन पौधों और जानवरों को लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। किसी को भी इन ग्रोव्स में जानवर को नुकसान पहुंचाने, पेड़ काटने या एरिया को डिस्टर्ब करने की इजाजत नहीं है। इस तरह सेक्रेड ग्रोव्स बायोडाइवर्सिटी का एक कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर होते हैं। आपने रीजन के सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में पता लगाओ। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. हमें बायोडाइवर्सिटी बचानी चाहिए अपने प्लानिट को बचाने के लिए और अपने प्लानिट को पूरी तरह एक लाइफ से भरने के लिए, प्लांट और एनिमल जहां सरवाइव कर सके और उनकी मदद कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर।